हेलो दोस्तों, हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे मर्त्यता, मोर्टालिटी। ये क्या होती है, इसका विश्व में क्या रोल है। मृत्यु दर, इसको मृत्यु दर बोलते हैं, मर्त्यता। तो भिन्न भिन्न देशों में, विश्व के महाद्वीपों में कैसा इसका पैटर्न है, प्रतिरूप है, देखेंगे आज हम। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जैसे हम लोगों ने फर्टिलिटी पढ़ा था, प्रजननता, वैसे ही आज हम मोर्टालिटी पढ़ेंगे, मर्त्यता। इसमें भारत के और वर्ल्ड के देशों का हम जानेंगे, कहाँ पे कैसा इसका प्रतिरूप है। आइए सबसे पहले इसका हम अर्थ जानते हैं कि मर्त्यता होता क्या है। किसी निश्चित क्षेत्र एवं समयावधि में मृत्यु या मृतक की संख्या को मर्त्यता कहेंगे। किसी समयावधि में निश्चित क्षेत्र पर जो लोगों की मौतें होती हैं उसको हम मर्त्यता कहेंगे या मोर्टालिटी कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है इसके बारे में, कैसे परिभाषित करता है? जन्म के पश्चात किसी समय पर हमेशा के लिए जीवन प्रतीक का समापन हो जाना ही मर्त्यता कहलाता है। जब कोई जन्म लेता है, इसके बाद किसी भी समय पर उसका जब जीवन का अंत हो जाता है या समापन हो जाता है, तो उसको हम मर्त्यता कहेंगे। मर्त्यता जीवन की एक प्रमुख घटना होती है जो किसी क्षेत्र के जनसंख्या के आकार में कमी लाती है और उसकी संरचना तथा वितरण को प्रभावित करती है। तो मर्त्यता हम समझ लिए कि मर्त्यता होता क्या है। मर्त्यता जन्म लेने के बाद जब व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान पर मर जाता है, उसको हम मर्त्यता कहेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि जन्म के पश्चात किसी समय पर हमेशा के लिए जीवन प्रतीक का समापन हो जाना मर्त्यता कहलाता है। मर्त्यता जीवन की एक प्रमुख घटना होती है। जहाँ मृतकों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ जन्म दर प्रभावित होगा। जैसे आप ले लीजिए अफ्रीकी कंट्री देशों का, वहाँ की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जन्म दर भी ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। पहले बढ़ती थी, अब तो तेज़ी आ गई है क्योंकि धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मर्त्यता जीवन की एक प्रमुख घटना होती है जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में कमी लाती है और उसकी संरचना तथा वितरण को प्रभावित करती है। जैसे अचानक भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी आ गई तो अचानक बहुत ज़्यादा जनसंख्या मारी जाती है, बहुत लोगों का मौत हो जाता है, तो वहाँ पे जन्म दर प्रभावित होता है। आइए देखते हैं कि इसको मापा कैसे जाता है। मर्त्यता को मापने के जैसे हम लोग देखे थे फर्टिलिटी, प्रजननता का माप आप देखेंगे, ऐसे ही इसमें भी आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। हम लोग मर्त्यता की आज माप देखेंगे, परिभाषा हमने जान ली। और मर्त्यता की माप इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्टिलिटी में देखा था, उसके भी माप के 7 सूचकांकों का उपयोग किया जाता है और इसमें भी 7 सूचकांकों का उपयोग करते हैं। पहला है अशोधित मृत्यु दर, क्रूड बर्थ रेट। इसी का विश्व में डाटा उपलब्ध होता है। जैसा कि आपको बताए थे कि प्रजननता में भी अशोधित जन्म दर का डाटा ही विश्व में उपलब्ध होता है। उसी के आधार पर जन्म दर की गणना की जाती है और अशोधित मृत्यु दर का डेटा जो है पूरे विश्व में उपलब्ध है और इसी के आधार पर हम मृत्यु दर की गणना करते हैं। दूसरा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की भी गणना की जाती है। इससे 1 वर्ष में बच्चों का जो 1 वर्ष के अंदर जो बच्चों की मौतें हो जाती हैं, नवजात शिशुओं का, उसका भी हम आंकड़ा निकालते हैं। तीसरा है मातृ मृत्यु दर। चौथा है आयु विशिष्ट मृत्यु दर। पांचवा है आयु एवं लिंग विशिष्ट मृत्यु दर। छठवां है जीवन सारणी। सातवां है कारण विशिष्ट मृत्यु दर। इसको हम एक एक जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी गणना कैसे की जाती है, कैसे मृत्यु दर इनसे निकाला जाता है इन सूचकांकों का प्रयोग करके।
पहला देख रहे होंगे अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर सर्वाधिक सरल विधि और प्रचलित विधि है जो एक वर्ष में कुल मृत्युओं और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रदर्शित करती है। इसकी गणना के लिए एक नियत समय अवधि सामान्यतः एक वर्ष में घटित कुल मृत्युओं को वर्ष के प्रारंभ में ही जनसंख्या अथवा मध्य वर्ग की जनसंख्या से विभाजित करके 1000 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। इसके निकालने का सूत्र क्या है? अशोधित मृत्यु दर बराबर मृत्यु की कुल संख्या बटे मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या गुणे 1000। इस सूत्र का हम प्रयोग करके और मोर्टेलिटी निकाल लेते हैं। ऐसे ही फर्टिलिटी निकालते थे उसमें। इस सूत्र लगभग दो, इसमें अंतर बस जहाँ मृत्यु लिखा है वहाँ मृत्यु की संख्या लेंगे और उसमें हम ले रहे थे जन्म लेने वालों की संख्या। तो बस अंतर यही है, तो बाकी सूत्र तो वही है। इसके गुण के साथ साथ इसमें दोष भी पाए जाते हैं। इसका प्रमुख दोष है कि कुल जनसंख्या में भिन्न भिन्न समुदाय सम्मिलित होती हैं जिसका मृत्यु दर एक दूसरे से भिन्न होता है और इसमें आयु वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसमें गुण के साथ साथ इसमें दोष भी पाए जाते हैं। क्या दोष है इसका? सबसे बड़ा दोष है कि इसमें भिन्न भिन्न समुदाय में अलग अलग मृत्यु दर तो जायज़ है, जो भिन्न भिन्न समुदाय हैं उसमें अलग अलग मृत्यु दर होगा, लेकिन इसका गणना तो आसान नहीं है। अब सरकार एक एक जाति का एक एक वर्ग का अगर गणना करने लगे, एक एक समुदाय का गणना करने लगे, इसमें मृत्यु कितना हुआ, इसमें मृत्यु कितना हुआ, तो इन पॉसिबल नहीं है 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में। तो दोष तो हैं इसमें, पर बहुत बड़े दोष नहीं हैं। और आगे कह रहा है कि आयु वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मोर्टेलिटी निकालने के लिए आयु वर्ग की ज़रूरत नहीं होती है और ऐसे भी हम शिशु मृत्यु दर तो निकालते ही हैं, अलग अलग शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, लेकिन अशोधित मृत्यु जो होता है इसको निकालना आसान होता है, इसकी गणना करना आसान होता है। बाकी तो अब एक एक कहेंगे 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष ऐसे निकालें हम अलग अलग जनसंख्या का, तो ये बहुत ही जटिल हो जाएगा। दूसरा है आपका शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या से विभाजित करके उसमें 1000 से गुणा कर दिया जाता है और शिशु मृत्यु दर प्राप्त हो जाती है। शिशु मृत्यु दर निकालने का जो सूत्र है, किसी वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या, हम 1 वर्ष से कम जो शिशु हैं, नवजात शिशुओं की हम जिनकी मृत्यु हो गई उनकी संख्या हम निकाल लेते हैं और उसी वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या, कितना जन्म लिए और कितना मर गए, 1 वर्ष के ले लेते हैं, कितने लोग 1 वर्ष में जीवित हैं, मरे हैं कितने, और उसी से हम 1000 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा शिशु मृत्यु दर प्राप्त हो जाता है। इसको हर देश निकालता है, भारत भी निकालता है। यह भी किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जहाँ भी शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होगा वहाँ मृत्यु दर बढ़ जाएगी, जो जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। आप देखते होंगे कि भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो लगभग 2017 में जो था 39 था, और भारत का आप देखेंगे मृत्यु दर कितना है तो 7 के नीचे है। तो आप सोच रहे होंगे कि शिशु मृत्यु दर 39 है और मृत्यु दर 7 है, तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अगर निभा कोई रहा है तो ये शिशु मृत्यु दर ही है, जो भारत की मृत्यु दर को 7 के प्लस या 7 के आसपास रखा हुआ है। अगर मृत्यु दर नीचे आ जाए जैसे विकसित देशों का है, तो भारत का जो मृत्यु दर है वो और नीचे आ जाएगा, 7 से भी नीचे आ जाएगा। तीसरा है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? एक निश्चित समयावधि में माताओं की मृत्यु संख्या और कुल जीवित जन्म के अनुपात की घोतक होती है। इसकी गणना हम प्रसव कारणों से माताओं की कुल मृत्यु संख्या को जीवित जन्मों की कुल संख्या से विभाजित करके उसमें 10,000 से गुणा करके प्राप्त करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें 10,000 से गुणा कर रहे हैं। पिछले वाले में जो हम शिशु मृत्यु दर निकाले और अशोधित मृत्यु दर निकाले
उसमें हमने 1000 से गुणा किया। तो अलग अलग निकालने के सब सूत्र हैं और उसमें हम 1000 से गुणा करते हैं। इसका जो निकालने का सूत्र है, मातृ मृत्यु दर बराबर प्रसव के कारण माताओं की जो मृत्यु हो जाती है उसकी कुल संख्या और अपान जीवित जन्मों की कुल संख्या गुणे 10,000। इसके सूक्ष्मता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका प्रमुख दोष यही है कि इसमें सूक्ष्मता पे ध्यान नहीं दिया जाता। मातृ मृत्यु दर भी भारत निकालता है और विकसित देश भी निकालते हैं। गणना होता है कि कितनी माताओं की मृत्यु हो गई प्रसव कारणों से, जिसमें भारत अभी अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी ऊपर है। यहाँ खराब स्थिति है। जैसे शिशु मृत्यु दर को हमने देखा, पहले से तो सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है इंडिया का। चौथा है आयु विशिष्ट मृत्यु दर। इसकी गणना विशिष्ट आयु वर्ग के कुल मृत्यु संख्या को विशिष्ट आयु वर्ग की कुल संख्या से विभाजित करके हम इसमें 10,000 से गुणा करके प्राप्त कर लेते हैं। आयु विशिष्ट मृत्यु दर बराबर विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु संख्या पान विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या गुणे 10,000। इसको जब हम आरेख पे प्रदर्शित करते हैं, इसकी आकृति यू आकार की हो जाती है। जो आयु विशिष्ट मृत्यु दर है, जब इसको हम आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की इसकी आकृति हो जाती है। तो हमने इसका सूत्र देख लिया निकालने का, एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। आयु विशिष्ट मृत्यु दर बराबर विशिष्ट आयु वर्ग के कुल मृत्यु संख्या, और दूसरा है उसके बट्टे है विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या गुणे 10,000। जब इसमें हम भाग देंगे 1000 से गुणा कर देंगे तो हमें आयु विशिष्ट मृत्यु दर प्राप्त हो जाएगा। पांचवा है आयु विशिष्ट मृत्यु दर। आयु विशिष्ट मृत्यु दर। आयु विशिष्ट मृत्यु दर की गणना में स्त्री और पुरुष के सम्मिलित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनकी अलग अलग मृत्यु दरों की गणना की जाती है। इसे आयु और लिंग विशिष्ट मृत्यु दर भी कहते हैं। इसके परिकलन में तो एक वर्ष में किसी विशिष्ट आयु वर्ग में स्त्रियों अथवा पुरुषों की कुल संख्या, जो मृत्यु संख्या है उसकी कुल संख्या, और उसी आयु वर्ग के लिंग की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है और परिणाम में एक परिणाम प्राप्ति करने के लिए उसमें 1000 से गुणा कर दिया जाता है। इसका सूत्र निकालने का जो है, आयु और लिंग विशिष्ट मृत्यु दर बराबर विशिष्ट आयु वर्ग में स्त्री या पुरुष मृत्यु की कुल संख्या अपान विशिष्ट आयु वर्ग की कुल स्त्री या पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। इस सूत्र को हम प्रयोग करेंगे और आयु और लिंग विशिष्ट मृत्यु दर ज्ञात कर लेंगे। अब इसके क्या दोष हैं? यह आयु और लिंग के अनुसार अशोधित जन्म दर को ही व्यक्त करता है, अतः आगे इसकी आवश्यकता है जिससे अशोधित मृत्यु दर के दोषों को कम किया जा सके। इसके दोष नहीं बताए गए हैं और इसमें बताया गया है कि इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, और अगर इसको उपयोग करती है सरकार तो जो अशोधित जन्म या अशोधित मृत्यु दर है उसमें जो दोष हैं उसको कम किया जा सकता है। छठवां है जीवन सारणी। यह भिन्न भिन्न आयु पर मृत्यु दर की माप की परोक्ष विधि है जो विकसित देशों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। जीवन सारणी क्या होती है? जीवन सारणी में आयु वर्ग में बांटा होता है और इतने वर्ग से इतने साल से इतने साल तक इसमें सम्मिलित हैं, इनकी मृत्यु का परसेंटेज इतना है, उसमें यही सब दिया रहता है। जीवन सारणी का पूरा एक आपके यहाँ सारणियन होता है, वो सारणी में हम रखते हैं तो आयु वर्ग के अनुसार बांट देते हैं और कितने परसेंट इस आयु वर्ग में मृत्यु हुई ये हमें ज्ञात कर लेते हैं। डी बोग महोदय क्या कहते हैं? जीवन सारणी एक अंगणितीय मॉडल है जो किसी नियत समय पर जनसंख्या में मर्त्यता दशा को प्रकट करता है और दीर्घ जीवित के लिए आधार प्रस्तुत करता है। जीवन सारणी का परिकलन के लिए मृत्यु संभाविता को आधार बनाया जाता है। मृत्यु संभाविता क्या है देख लेते हैं। मृत्यु संभाविता जो सूत्र है जीवन सारणी में, जो जीवन सारणी हम बनाते हैं तो एक सूत्र का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। मृत्यु संभाविता बराबर
किसी आयु पर उत्तर जीवित संख्या अपान उसी वर्ष की मृत्यु संख्या गुणे 1000। इस सूत्र का हम प्रयोग करके जीवन सारणी बनाते हैं। अंतिम कह सकते हैं 7वां जो है सूचकांक, मापक सूचकांक जो है वो है कारण विशिष्ट मृत्यु दर। ये क्या होता है? एक वर्ष में कारण विशेष से हुई मृत्यु की कुल संख्या उसी वर्ष की औसत जनसंख्या से विभाजित करके उसमें 1000 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। कारण विशिष्ट मृत्यु दर बराबर एक वर्ष में कारण विशेष मृत्यु की संख्या अपान उसी वर्ष की औसत जनसंख्या गुणे 10,000। इसमें 10,000 से हम गुणा कर देते हैं। तो कारण विशिष्ट मृत्यु दर बराबर एक वर्ष में कारण विशेष से मृत्युओं की संख्या अपान उसी वर्ष की औसत जनसंख्या गुणे 10,000 से गुणा करके हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 7वां था और अंतिम था। ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं वो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर पूरे वर्ल्ड पे इसका डाटा मिल जाता है, मातृ मृत्यु दर का भी मिल जाता है और शिशु मृत्यु दर का भी मिल जाता है। बाकी और तो हमने नहीं पढ़ा है, शायद विकसित देश निकालते होंगे, लेकिन 3 का हम जानते हैं, विकासशील देश भी निकालते हैं और विकसित देश दोनों ही निकालते हैं। मर्त्यता का अगला टॉपिक है मर्त्यता के निर्धारक तत्व। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, पर हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में मर्त्यता के सभी पहलुओं को ख़त्म कर दें। तो मर्त्यता का अगला टॉपिक है मर्त्यता के निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे हम लोगों ने देखा था फर्टिलिटी के निर्धारक तत्व या फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले तत्व, तो इसमें भी वही होंगे। देखते हैं कौन से कारक होते हैं जो मर्त्यता को प्रभावित करते हैं। मर्त्यता स्थान, काल, आयु आदि के अनुसार परिवर्तनशील होती है। मर्त्यता के निर्धारक तत्वों को हम 2 प्रधान वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, आंतरिक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आयु, लिंग, आनुवंशिक रोग, असाध्य शारीरिक रोग, संचरण तंत्र की बीमारियां आदि सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक कारकों में किसको किस शामिल करते हैं? आयु, लिंग, आनुवंशिक रोग, असाध्य शारीरिक रोग, संचरण तंत्र की बीमारियां, ये सब हैं आंतरिक कारक में सम्मिलित किए जाते हैं। बाह्य कारक में कौन कौन से आते हैं? ये पर्यावरण से संबंधित होते हैं। पर्यावरण के बुरे प्रभाव से जो मृत्यु होती है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, संक्रामक रोग, तापमान में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार को सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा अन्य कारक भी मर्त्यता को प्रभावित करते हैं। किसी भी प्रदेश की मर्त्यता प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हमने देखा आंतरिक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में लिंग, आयु, आनुवंशिक रोग, असाध्य शारीरिक रोग, संचरण की बीमारियां, और बाह्य कारक में हमने देखा बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार। ये सब जो है बाह्य कारक हैं या पर्यावरण से संबंधित हैं, जिसमें मानव का रोल नहीं होता है। इन सभी को हम अगर एक देखा जाए कि सामान्य रूपों में कैसे बांट सकते हैं, कैसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो इनको हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। पहला है जनांत्रिकी कारक, दूसरा है सामाजिक कारक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है राजनीतिक और 5वां है प्राकृतिक। जनांकीय कारक कौन कौन से होते हैं? तो ये सब लिंग संरचना से संबंधित होते हैं। सामाजिक कारक समाज से संबंधित होते हैं। आर्थिक कारक आर्थिक पहलुओं से, और राजनीतिक कारक सरकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, ये भी प्रभावित करती हैं। अगर किसी देश की आप देख लें सरकारी नीतियां या स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर वहाँ अच्छा है स्वास्थ्य सुविधा, तो आप वहाँ मृत्यु दर कम पाएंगे। और गरीब देशों का आप देखेंगे तो वहाँ भी मृत्यु दर अधिक होता है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। प्राकृतिक कारक तो सभी देशों में बराबर अगर आएगा तो सभी देशों में आएगा, इसका प्रभाव जो होगा सभी देशों में समान होगा, लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम आते हैं। तो प्राकृतिक कारक का जो प्रभाव होगा, विकसित देश इस पर कंट्रोल कर लेते हैं कुछ हद तक,
और जो विकासशील देश हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे मौतें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। ये भी प्रभावित मृतता को करते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं कि जनसांख्यिकी कारक होते क्या हैं। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले जनसांख्यिकी कारकों में आयु संगठन, लिंग संगठन और नगरीकरण प्रमुख है। सामाजिक कारक में कौन कौन से आते हैं? तो शैक्षिक स्तर, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता और आवासीय स्थिति, पोषण दशाएं आदि इसमें शामिल हैं। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? तो आर्थिक कारकों में आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, पोषण क्षमता बढ़ती है और जीवन स्तर तथा जन स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अतः आर्थिक समृद्धि में मृतता का ह्रास होता है। जैसे हमने बताया, जो विकसित देश हैं वहाँ पे आर्थिक स्थिति परिवारों की अच्छी होती है, इनकम अच्छा होता है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का जो लेवल होता है वो विकासशील देशों की अपेक्षा अच्छा होता है, तो वहाँ पे मृत्यु दर कम पाया जाता है और विकासशील देशों में ज़्यादा मृत्यु दर होती है। तो आर्थिक कारक भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है मृत्यु दर को। राजनीतिक कारक क्या होते हैं? इसमें हमने बता दिया है कि राजनीतिक कारक अगर किसी देश की अगर सरकारी नीति अच्छी है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, शिक्षा पे खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पे मृतता कम होगी। और गरीब देश हैं जो उनकी बजट कम होती है, कम खर्च कर पाते हैं, उनका ज़्यादा होता है। इसी में यही चीज़ शामिल की जाती होगी। देख लेते हैं क्या है। किसी देश की मृत्यु दर पर वहाँ की सरकारी नीति, प्रयत्न आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। युद्ध, सामूहिक हत्या के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि देशों की मृत्यु दर सामान्य से अधिक हो गई थी। वर्तमान समय में भारत में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर भारतीय जवान एवं वहाँ निवास कर रही जनता किसी भी समय आतंकवादियों का शिकार होते रहते हैं। अमेरिका जैसे देश भी साम्राज्यवाद की विस्तार नीति के कारण पश्चिमी एशिया में तैनात जवान भी तालिबानियों की भेंट चढ़ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सरकारी नीति भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसमें मेन चीज़ों पे फोकस किया गया है। इसमें युद्ध और आतंकवाद को जोड़ कर देखा गया है। जैसे अमेरिका का क्या है, अमेरिका जो है साम्राज्यवाद विस्तार नीति का पालन करता है। इस वजह से आप देखते होंगे कि पश्चिमी एशिया में उसके सबसे अधिक जवान शहीद भी होते हैं और जवान बहुत संख्या में वहाँ पश्चिमी एशिया में हर देश में हैं। इसलिए तनाव वहाँ ज़्यादा बना रहता है तालिबानियों के साथ। कभी भी वो वहाँ तालिबानियों का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं कहीं सरकारी नीति भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है राजनीतिक कारक में। और सरकारी नीति में, राजनीतिक कारक में तो सभी चीज़ें आ जाएंगी, और भी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन मेन चीज़ों पे फोकस किया गया है। और प्राकृतिक कारक, विभिन्न प्राकृतिक कारक जैसे अकाल, महामारी, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब हम पहले वर्णन कर चुके हैं। आज हम मृतता के अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले कारक, मापक के सूचकांकों का हम अध्ययन किए। और अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे विश्व में मृतता प्रतिरूप और इंडिया में मृतता के प्रतिरूप कैसा है, मोर्टेलिटी पैटर्न इन द वर्ल्ड और मोर्टेलिटी पैटर्न इन द इंडिया। अगला टॉपिक मेरा होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।